मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। जब पूछा किसी ने चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो उसने कहा तिनका तिनका जुटाना पड़ता है, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने बात कर ली थी बच्चों इसके बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, द्विनाम पद्धति के बारे में बात की थी। बाइनोमियल सिस्टम के बारे में बात की थी और ट्राइनोमियल सिस्टम के बारे में बात की थी। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ऐसा करते हैं आज उनके अंतर के बारे में बात करते हैं। कल हमने बात की थी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात कर लिया था। किसने दिया है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है बच्चों? आवाज थोड़ा जोर से बोलो बेटा, आवाज बहुत कम है तुम्हारी, माइक की आवाज बढ़ाओ। आर.एच. विटेकर। इतने देर में आप बोलेंगी? चलो ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसा करते हैं, आप सबको फिर से दोहरा देता हूं, मुझे पता चल गया कि आप लोग कितना देख रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से दोहरा देता हूं। सबसे पहले बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति, खींच लो ऐसे। फिर ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और एक जो है ट्राइनोमियल का होगा 5 किंगडम। तो ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 किंगडम जिसमें आ जाते हो। इसको हम लोग नाम बदल के कर दे रहे हैं ट्राइनोमियल को 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। रुको रुको, ट्राइनोमियल के बाद हो जाएगा 5 किंगडम। चलो बस इतना ही था, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ठीक है। पहला जो खांचा है बेटा उसमें है बाइनोमियल का मतलब होता है द्विपदीय या द्विजगतीय। इसका मतलब है वर्गीकरण की द्विजगतीय प्रणाली, वर्गीकरण की द्विजगतीय प्रणाली, वर्गीकरण की द्विजगतीय प्रणाली, द्विजगतीय प्रणाली। इसकी खोज किसने की थी या किसने प्रतिपादित किया था? कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। समझ में आ रहा है? ट्राइनोमियल को किसने दिया था? ट्राइनोमियल को किसने किया था? अक्सले एवं स्ट्रिकलैंड ने, अक्सले एवं स्ट्रिकलैंड ने, अक्सले एंड स्ट्रिकलैंड, अक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने दिया था। ठीक है, अक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने दिया था ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, 5 किंगडम किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने, आर.एच. विटेकर ने दिया था, आर.एच. विटाकर, WHITTAKER, आर.एच. विटाकर ने दिया था। बाइनोमियल सिस्टम में बच्चों एक तो 2 बातें थी। पहला, इन्होंने जो जीव हैं उनको 2 भागों में बांटा, एनिमल और प्लांटी, या प्लांटी और एनिमल, 2 भागों में बांट दिया था। इन्होंने जीवों को 2 भागों में बांटा, प्लांटी PLANTAE, प्लांटी माने पादप, और एनिमेलिया, एनिमेलिया मतलब जंतु। ठीक है, पादप तथा जंतु 2 भागों में बांटा। किसने बांटा था इसको?
पादप तथा जंतु में किसने बांटा था? कैरोलस, वेरी गुड, कैरोलस लिनियस ने बांटा था। तो जो भी चीजें दो भागों में बांटा, प्लांटी और एनीमेलिया, ये है बेटा, ये एनीमेलिया। बनाते चले जाओ। एक ऐसा करो, कॉपी को ऐसे कर लेना बेटा, आपके पास कॉपी होगी ना, तो जो पेज बचा होगा इस तरह से कर लेना। हमें अब ऐसे ऐसे पूरे 2 पेज का इस्तेमाल करना है, पूरे 2 पेजों का इस्तेमाल कर लेना है। ऐसे खींचना है खांचा, ताकि ये 3 और एक और आ जाएगा, बीच में एक और आ जाएगा चौथा, तो एक कॉलम छोड़ के बनाना। क्या करना? बाइनोमियल लिख लेना, ट्राइनोमियल लिख लेना, फिर 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी है। 5 किंगडम के बीच में, 3 और 5 के बीच में एक कॉलम और बना लेना। अभी मैं उसके बारे में भी लिखवा दूंगा, हमारे पास बोर्ड नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए इसके बारे में चर्चा चल रही है। खींच लो कॉलम, कॉलम खींच लो। देखो बेटो, हुआ क्या? प्लांटी में किसको रखा उन्होंने? उन्होंने प्लांटी में ऐसे पौधों को रखा, ऐसे जीवों को रखा, पौधे नहीं, ऐसे जीवों को रखा जो अपना भोजन स्वयं बनाए। अपना भोजन कैसे बनाए? अपना भोजन स्वयं बनाए। दूसरा, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाए, कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, ऐसे जीवों को रखा है जिसमें जो अपना भोजन स्वयं बनाए, कोशिका भित्ति पाई जाए, प्रकाश संश्लेषण हो, प्रकाश संश्लेषण हो। साथ साथ लिखते जाओ बेटा, अलग से समय नहीं दे पाऊंगा। अच्छा ये बताओ, आपके हाथ में सुई चुभोए तो क्या होगा? हाथ तुरंत हट जाएगा? हाथ तुरंत हट जाएगा कि उसी पर रखे रहोगे? तुरंत हटा लेंगे। इसका मतलब यह है कि जंतु जो है बाह्य उद्दीपन के प्रति, ये क्या है? निडिल क्या है? बाह्य उद्दीपन है। बाह्य उद्दीपन के प्रति तुरंत तुरंत प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं, तुरंत प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। अच्छा, पौधों में कील गाड़ते हुए देखा है आप लोगों ने? पेड़ों में देखा है ना बेटा? और वो उफ तक नहीं करते। इट मीन्स कि वह बाह्य उद्दीपन के प्रति धीमी प्रतिक्रिया करते हैं। बाह्य उद्दीपन के प्रति धीमी प्रतिक्रिया करते हैं, तो लिख लो, बाह्य उद्दीपन के प्रति धीमी प्रतिक्रिया। बाह्य उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। बाह्य उद्दीपन के प्रति धीमी प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। लिख लिया? एनिमेलिया जगत में किसको रखा उन्होंने? वो जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो जंतु जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाए, या भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित, भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित, भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित हों। दूसरा बच्चों, इनमें कोशिका भित्ति का अभाव हो। कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अभाव का मतलब क्या होगा कमल?
इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अभाव का क्या मतलब होता है कमल? अभाव का मतलब होता है कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाए, एब्सेंट हो। ठीक है, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाए। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है क्या पौधों, जीवों में, जंतुओं में? नहीं होती। जीवों में तो होती है, जंतुओं में नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। और एक बात, जंतु जो है बाह्य उद्दीपन के प्रति तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं। बाह्य उद्दीपन के प्रति तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं, लिख लो। बाह्य उद्दीपन के प्रति तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं। तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं। बाह्य उद्दीपन के प्रति तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, फिर ट्राइनोमियल में चलते हैं बच्चों। ट्राइनोमियल किसने दिया था? हक्सले एवं स्ट्रिकलैंड ने दिया था। इन्होंने क्या किया, जीवों को तीन भागों में बांट दिया। जीवों को तीन भागों में बांट दिया। इसमें क्या फर्क किया उन्होंने? प्लांटी एनिमेलिया के साथ साथ प्रोटिस्टा को भी जोड़ दिया। एक ग्रुप और बना दिया किंगडम का, प्रोटिस्टा किंगडम साथ में जोड़ दिया, इसीलिए तीन हो गए। इसीलिए तीन हो गए। क्या हो गया यहाँ पे? देखो, यहाँ पे इन्होंने जीवों को तीन भागों में बांट दिया है, तीन किंगडम में। कौन से? तीन किंगडम। किंगडम को हिंदी में जगत बोलते हैं। किंगडम को हिंदी में जगत बोलते हैं। ये भी क्या है? किंगडम है। कौन कौन सा? प्लांटी, एनिमेलिया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया, और बस एक और जोड़ दिया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। ठीक, नोट करते जाओ। प्लांटी में वही गुण जो इसमें पाए जाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाए। ठीक है, और जो उद्दीपनों के प्रति धीरे धीरे क्रियाशील हो या कम क्रियाशील हो, प्रतिक्रियाशील हो, और जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती हो। ठीक है, ये कहेंगे प्लांटी। एनिमेलिया में किसको रखा जाएगा बच्चों? वो जीव जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाए, रिक्तिकाएं नहीं पाई जाए, लोकोमोशन होता हो, आते जाते हैं जीव जो चलते हैं, तथा अपना भोजन के लिए दूसरे पर, अपने भोजन के लिए दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं या आश्रित होते हैं। तीसरा प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है, इसीलिए आश्रित है। समझ में आ रही है बातें? यहाँ सारी बाह्य उद्दीपन के प्रति बहुत अच्छी तरह से जल्दी क्रियाशील होते हैं। पिन चुभते ही तुरंत हटाते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम बाह्य उद्दीपन के प्रति क्रियाशील हैं। गर्मी जैसे ही बढ़ती है हम लोग क्या करते हैं? कूलर चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, क्यों? बाह्य उद्दीपन होता है, तो हम उसके प्रति प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। तो प्लांटी एनिमेलिया तो हो गया। अब प्रोटिस्टा में कौन कौन किसको किसको रखा गया, या प्रोटिस्टा के गुण क्या क्या है? प्रोटिस्टा जगत में उन्होंने सभी एक कोशिकीय शैवालों, बैक्टीरिया तथा प्रोटिस्ट को रखा, प्रोटोजोअन को रखा। लिख लो। इस जगत में सभी एक कोशिकीय जीवाणुओं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को नीली हरी शैवाल भी बोलते हैं बेटा। साइनोबैक्टीरिया
जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा प्रोटोजुआ प्रोटोजुआ को रखा गया। को रखा गया। सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? प्रोटोजुआ को रखा गया है। प्रोटोजुआ को रखा गया है। ठीक, तो एक बार जरा समराइज कर दें। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की द्विनाम जो है पद्धति या द्विजगतीय प्रणाली में क्या किया गया, किसने दिया था? दिया था हमारे कैरोलस लीनियस साहब ने। कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। इन्होंने जीवों को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से किंगडम में बांटा है? प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया मतलब जंतु जगत और पादप जगत में बांटा। बात करते हैं हम लोग ट्राइनोमियल में या तीन जगतीय प्रणाली में। तीन जगतीय प्रणाली को हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड नामक वैज्ञानिक ने प्रपोज किया था। उन्होंने कहा कि प्लांटी एनिमेलिया के बाद एक और जगत होता है जिसका नाम है प्रोटिस्टा, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। तो ठीक है, और प्रोटिस्टा में उन्होंने एक कोशिकीय जीवों को रखा है। गुड, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीवों को रखा है। और कौन से जीव हैं? जो जीवाणु हैं, साइनोबैक्टीरिया है, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा प्रोटोजोवन को रख दिया था। ठीक है, जीवाणुओं को रखा, साइनोबैक्टीरिया को रखा और प्रोटोजोवन को रख दिया। मैं 5, आप लोग एक और कॉलम बनाए हुए हैं ना चार जगतीय वर्गीकरण प्रणाली के लिए, बनाए हैं ना? इसको मिटा देता हूं मैं। चार जगतीय पहले बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद पांच जगतीय बता दूंगा। ठीक है, पांच जगतीय वैसे बताया जा चुका है। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हिंदी में लिखेंगे वर्गीकरण की चार जगतीय प्रणाली। वर्गीकरण की चार जगतीय प्रणाली। जगत को अंग्रेजी में किंगडम बोलते हैं बच्चों। जगत को अंग्रेजी में किंगडम बोलते हैं। बच्चों, इस प्रणाली के जो प्रपोजल दिया था, जो प्रपोज किए थे, जो प्रस्तुत करता थे, उनका नाम था H.F. कोपलैंड। H.F. कोपलैंड। H.F.C.O.P.E.L.A.N.D। इस प्रणाली के जो खोजकर्ता थे या प्रपोज करता थे, जिन्होंने प्रपोज किया था, कौन थे? H.F. कोपलैंड। अगर साथ साथ बोलते जाओगे तो याद भी हो जाएगा, अदरवाइज फिर भूल जाओगे। इस प्रणाली के प्रपोज करता कौन थे, प्रस्तुतकर्ता कौन थे? H.F. कोपलैंड। कोप बेटा, COPE, कोपलैंड। अरे रामायण देखे हो आप लोग? रामायण देखे हैं? कैकेयी माता नाराज होकर के किस भवन में जाके बैठ गई थी दशरथ जी से? कोप भवन। अब उससे कोपलैंड को याद रखना, कोपलैंड। ठीक है, ठीक है, H.F. कोपलैंड। इन्होंने चार जगतीय प्रणाली बनाई। चार जगतीय प्रणाली बनाई, क्या था भैया? पहले जीव लिखेंगे हम लोग। जीवों को चार भागों में उन्होंने बांट दिया। जीवों को चार भागों में बांट दिया। और ये कौन क्या है जीव के भाग? ये किंगडम होंगे। किंगडम, किंगडम का मतलब चार जगत। किंगडम का मतलब चार जगत होता है। अब इनके जगत, चार जगत बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अलग अलग हैं बच्चों। पहला हो जाएगा इनका
मोनेरा, रुको, पहला जगत इन्होंने मोनेरा बांटा, दूसरा जगत उन्होंने प्रोटिस्टा, तीसरा जगत मेटाफाइटा, मेटाफाइटा, और जो चौथा जगत है वो मेटाजोआ, मेटाजोआ। रेड से लिख रहा हूं ताकि दिखाई दे, मेटाजोआ, मेटाजोआ। ठीक है, चार जगत में बांटा है कोपलैंड ने, कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ। मोनेरा ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ। अब बच्चों मोनेरा जगत में इन्होंने रखा है जीवाणुओं को, सभी एक्चुअली सभी एक कोशिकीय, सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा है इसके अंतर्गत। इसके अंदर रेड कलर से लिखें, नहीं ग्रीन से लिखने ताकि इससे मैच ना करे। इसमें कौन कौन लोग आ गए? एक कोशिकीय होने चाहिए, एक कोशिकीय, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय होने चाहिए और प्रोकैरियोटिक होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं ऐसे जीव? जीवाणु होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। कौन कौन से होते हैं? जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। एक कोशिकीय होने चाहिए, प्रोकैरियोटिक। मोनेरा में अगर रखना है तो क्या होगा? एक कोशिकीय होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। और कौन कौन से उदाहरण है? जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, जीवाणु है और साइनोबैक्टीरिया है। अब प्रोटिस्टा जगत में उन्होंने रखा है यूकैरियोटिक जीवों, दूसरे कलर की पेन से थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, ऐसे खींच के लिख दे रहे हैं। प्रोटिस्टा जगत में बच्चों उन्होंने रखा है एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा जगत में भी कौन आएंगे? एक कोशिकीय जीव आएंगे तथा बहुकोशिकीय भी आएंगे, कुछ बहुकोशिकीय जीव भी आएंगे। कौन कौन से? शैवाल। अब जैसे ही शैवाल लिखा है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर शैवाल तो साइनोबैक्टीरिया भी है। बिल्कुल है बच्चों, लेकिन वह क्या है? प्रोकैरियोटिक है। लेकिन वो क्या है? एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है। तो शैवाल इसमें आएगा, साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के, साइनोबैक्टीरिया जगत को छोड़ के शैवाल आ जाएंगे। इसके बाद इसमें आ जाएंगे और जितने भी ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक हो, जो यूकैरियोटिक हो, शैवाल जो यूकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक समझ पा रहे हैं आप लोग? और कल की क्लास में बताए थे प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाए उसे हम प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। और ऐसे जीव जिसपे न्यूक्लियस पर या केंद्रक पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली पाई जाए उसे हम यूकैरियोटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक बोलेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या रखा जाएगा? और रखा किसको? कवकों को, फंजाई को इसमें अंदर रखा, प्रोटिस्टा में कवक को भी इसी में रखा था, को इसी के प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। ठीक, अब बच्चों बात करते हैं मेटाफाइटा की। ऐसे बंद कर दिया इसको, यहां से दूसरे कलर की पेन से इसको नीचे ले आते हैं। बच्चों मेटाफाइटा, देखो जैसे ही फाइटा शब्द आ गया, फाइटा का मतलब होता है प्लांट। फाइटा का मतलब क्या होता है? प्लांट।
मेटाफाइटा का मतलब हो जाएगा ऐसे जगत जिसमें पौधों को रखा गया, ऐसा जगत जिसमें पौधों को रखा गया उसे मेटाफाइटा जगत कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसा जगत जिसमें पौधों को रखा गया है उसे क्या कहा जा रहा है? मेटाफाइटा कहा जा रहा है, उसे मेटाफाइटा कहा जा रहा है। और जुआ का मतलब, जुआ का मतलब जूलॉजी से संबंध में आएगा, जंतुओं का आएगा। जुआ का मतलब जंतु कहा जाएगा। तो फाइटा में क्या गुण होने चाहिए? ऐसे कौन से जीव हैं जो फाइटा में आ सकते हैं? वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लें, वो जीव जो अपना भोजन, हाँ वेरी गुड, जिसमें प्रकाश संश्लेषण हो, अपना भोजन स्वयं बना लें। मेटाफाइटा में किसको रखा जाएगा? फाइटा से क्या मतलब है? पौधों को। मेटाफाइटा का मतलब हो जाएगा पौधे, पौधों को रखा गया है। और पौधों के कौन कौन से गुण हैं? पौधों के गुण हैं कि उनमें क्लोरोफिल पाया जाना चाहिए जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। जब फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी तो वो अपना भोजन स्वयं बना पाएंगे। यहां लिख लो, इसमें पौधों को रखा गया है, इसमें पौधों को रखा गया है, पौधों को रखा गया है, इसमें पौधों को रखा गया है। कैटेगरी क्वालिटी तो जानेंगे, क्या क्या गुण पाए जाएंगे? क्लोरोफिल होना चाहिए, जब क्लोरोफिल हो जाते हैं तो फिर वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। मेटाजोआ के अंतर्गत जंतुओं को रखा गया है। मेटाजोआ के अंदर किसको रखा गया है? जंतुओं को रखा गया है। तो जंतु में क्या गुण होना चाहिए भाई? जंतु में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती है। जंतु में क्लोरोफिल पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। जंतु अपने भोजन के लिए किस पे आश्रित होते हैं? पौधों पे या दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। तो यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, इनमें, इसमें जंतुओं को रखा गया है, इसमें जंतुओं को रखा गया है। गुण तो जान गए, मेटाजोआ के गुण जान गए, क्या है कैरेक्टर्स मेटाजोआ के? ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाए, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर तथा पौधों पर आश्रित रहते हैं। इसीलिए हम लोगों को उपभोक्ता या जंतुओं को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। लिख लिया है बेटा? समझ में आ गई? मैं द्विजगतीय प्रणाली हटा रहा हूं, द्विजगतीय प्रणाली को मिटा दे रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे अब जगह नहीं बची। मिटा दें? यस सर। अच्छा, एक छोटी सी जगह बची हुई, इसमें एक चीज बता देते हैं बेटा। नामकरण पहले होते हैं, वर्गीकरण तथा नामकरण, वर्गीकरण तथा नामकरण। वर्गीकरण की अंग्रेजी होती है क्लासिफिकेशन, और नामकरण की अंग्रेजी क्या होती है? वेरी गुड, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बच्चों ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो जीव को दो भागों में बांटा गया है, इसमें प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया में बांटा गया है। लेकिन अगर बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो उसमें वैज्ञानिक नाम के दो भाग होंगे, वैज्ञानिक नाम के दो भाग होंगे। कौन कौन से? जीनस और स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। तो समझ में आ रही बात? देखो हम बाइनोमियल को ऐसे यहां से थोड़ा सा मिटा करके लिख देते हैं। मान लो ये बाइनोमियल है, तो इसमें जंतु दो भागों में बटेंगे, जीव दो भागों में बटेंगे, जीव दो भाग में बट गए, में रखे जाएंगे, रखे जाएंगे। और इसमें उनके नामकरण के, नाम के दो हिस्से होंगे, नाम के दो हिस्से। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नॉमेनक्लेचर अलग चीज है और वर्गीकरण अलग चीज है। जब हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की बात करेंगे बेटा तो उसमें जीवों को बायोनॉमियल है तो उसमें दो जगत में बांटा गया, प्लांटी और एनिमेलिया। तथा जब हम बात करेंगे वर्गीकरण के बजाय बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, नामकरण के बारे में, तो जंतुओं के दो नाम के हिस्से, नाम के वैज्ञानिक नाम के दो हिस्से होंगे, जीनस और स्पीसीज।
ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? इसी तरह से ट्राइनॉमियल में चलाएं, जब चला जाएगा तो ट्राइनॉमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हक्सले और स्टिकलैंड ने। हक्सले और स्टिकलैंड ने, इन्होंने ही नॉमेनक्लेचर भी दिया था, परंतु ये दो अलग अलग चीज है। अगर हम ट्राइनॉमियल की बात करें यहां पर, ट्राइनॉमियल में जीवों को तीन जगत में रखा जाएगा। जीवों को तीन जगत यानी तीन किंगडम में रखा जाएगा, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा तीन जगत में रखा जाएगा। ठीक है, जीवों को तीन जगत में रखा जाएगा। अब अगर नामकरण की बात करें तो जीव के वैज्ञानिक नाम के कितने हिस्से होंगे? तीन हिस्से होंगे। हमने उदाहरण बताया था होमोसेपियंस सेपियंस का। होमोसेपियन सेपियंस का उदाहरण हमने बताया था, आपको पता है? आपको याद आ रहा है? यस सर। होमोसेपियन सेपियन तीन हिस्से हो गए वैज्ञानिक नाम के। उसमें पहला जीनस नेम है, दूसरा स्पीसीज नेम है, और तीसरा सब स्पीसीज। वेरी गुड, सब स्पीसीज का नाम आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? अब इसी तरह फोर किंगडम तो हो गया। अब मैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन नामनक्लेचर नहीं बता रहा हूं, क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। किसने दिया था? आर.एच. विटेकर साहब ने दिया था। कोपलैंड ने क्या दिया था? कोपलैंड ने कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था? फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप लोग समझ चुके हैं कोपलैंड का सिद्धांत? कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत हो तो फिर से बता दो। कोई समस्या? चलो, मिटा रहे हैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कमल, कमल बेटा, ये बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? वर्गीकरण की द्विजगतीय प्रणाली, वर्गीकरण की द्विजगतीय प्रणाली किसने दिया था? क्या कर रहे बेटा? हाँ, नाम द्वारा निकल नहीं रहा। अच्छा, कैरोलस, बोलो मेरे साथ, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, फिर से बोलो। कैरोलस, वेरी गुड। और लीनियस बोलो। कैरोलस लीनियस। इसे चाहो तो हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख दे बेटा। कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस। क्या बेटा? कितना सन याद रखोगी? 1758। कभी भी ईयर के पीछे मत भागो, इतना ब्रेन में जगह मत बनाओ। 1758 में दिया था, लेकिन कौन याद रखेगा इसको? ठीक है, कभी जरूरत नहीं पड़ती बेटा, कभी जरूरत नहीं पड़ती है ईयर की। ठीक है, जब तक केवल ईयर ही इंपॉर्टेंट ना हो। यहां पर कौन इंपॉर्टेंट है? कैरोलस लीनियस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे कौन इंपॉर्टेंट है? कैरोलस लीनियस इंपॉर्टेंट है। कभी ईयर जो इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। ठीक है, सिर्फ वो चीजें बता रहे हैं जो दिमाग में जरूरी है आपको रखना, जो परीक्षा में पूछेगा, जो कंपटीशन में पूछेगा। वह चीजें हरगिज नहीं बताई जाएंगी जो कंफ्यूजन क्रिएट करें। ठीक है, 1758 कब तक याद रख पाओगी? याद रख पाओगी? चलो, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बता चुके हैं, फिर से एक बार बता देना। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ,
वर्गीकरण की पंच जगतीय प्रणाली, वर्गीकरण की पंच जगतीय प्रणाली। वर्गीकरण की पंच जगतीय प्रणाली, ठीक है। किसने दिया था, अब बताएंगे आप लोग हमारी सहायता करिए, किसने दिया था? जैसा जैसा कहेंगे बताएंगे, लिखता जाऊंगा। R.H. विटेकर, वेरी गुड बच्चों, इतना याद रहा ना, त्रैमासिक परीक्षा में सबसे अच्छा नंबर मिलेंगे आप सबको, क्योंकि यही चीजें उसमें पूछी जाती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर ही पूछा जा रहा है जनरली, ठीक है। दूसरे जो बनाए हम लोग, R.H. विटेकर ने दिया था। इन्होंने जीवों को कितने जगत में बांट दिया था? वेरी गुड। जीवों को किंगडम में बांटा, कितने किंगडम में? 5 में। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, पंजाई नहीं लिखोगे? नो, पहले कवक, यस कवक, कमल। पहले क्या आएगा? कवक, पंजाई, फिर प्लांटी, वेरी गुड, फिर एनिमेलिया, एनीमेलिया। कमल, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे बेटा तो बोलना भी क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना चीजें? थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो जुबान जो है उसके अनुसार सेट हो जाएगी। एनीमेलिया, प्लांटी, एनीमेलिया है, प्लांटी है, फिर पंजाई है, फिर प्रोटिस्टा है, फिर मोनेरा है। मैंने उल्टा चल दिया। अब हम सीधा बता रहे हैं आपको, पंच जगतीय प्रणाली में 5 जगत या 5 किंगडम में जीवों को बांटा गया है। पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनीमेलिया, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। प्लांटी, फंजाई और एनीमेलिया। ऐसे लिखते चले जा रहे हैं सबके बारे में। अब इसमें कैसे कैसे जीव पाए जाएंगे? पहले में मोनेरा में कौन सा रखा जाएगा? मोनेरा में एक कोशिकीय जीव को रखा जाएगा, एक कोशिकीय जीव जिसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस या एस प्रोकैरियोटिक जीव हो। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाए, ऐसा न्यूक्लियस जिसके ऊपर नाभिकीय भित्ति न हो, ऐसा केंद्रक जिसके ऊपर नाभिकीय भित्ति न हो। इंग्लिश में बताऊं तो ऐसा न्यूक्लियस जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न हो, ठीक है। उसको किस में रखा गया है? मोनेरा ग्रुप में रखा गया है। किसमें रखा गया है? मोनेरा ग्रुप में रखा गया है। तो यहां देखो, ये एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव रखे गए हैं इसके अंदर। और दूसरा क्या रखा गया? एक कोशिकीय जीव तो है ही, इसमें प्रोकैरियोटिक, अच्छा, प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है? एक कोशिकीय भी है, बहुकोशिकीय भी है, परंतु क्या है वो? यूकैरियोटिक। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक से अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या था? ऐसे जीव जिसमें की कोशिकाओं में न्यूक्लियस जो है इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको बच्चों? तो एक कोशिकीय तो इसमें भी पाए जाएंगे, एक कोशिकीय जीव यहां भी पाए जाएंगे,
एक कोशिकीय जीव यहां भी पाए जाएंगे, परंतु वो क्या होंगे? यू कैरी, बोल दो, यूकैरियोटिक। कमल नाम लो जरा, यूकैरियोटिक बोलो। यूकैरियोट, वेरी गुड। मोनेरा में कैसा पाए जाएंगे? सेजल, मोनेरा में कैसे जीव पाए जाएंगे? अरे भाई, मोनेरा में एक कोशिकीय जीव पाए जाएंगे जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा में एक ऐसे जीव पाए जाएंगे जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा में कैसे जीव पाए जाएंगे? एक कोशिकीय पाए जाएंगे और यूकैरियोटिक होंगे। कवक में, कवक हमेशा बहुकोशिकीय होंगे। कवक कैसे होंगे? बहुकोशिकीय होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। बहुकोशिकीय होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। अब यहां से बहुकोशिकीय जीव शुरू हो गए बेटे। बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। फिर प्लांटी में भी कौन आएंगे? बहुकोशिकीय होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। बहुकोशिकीय होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। प्लांटी को ग्रीन कलर से लिख दे रहा हूं क्योंकि पेड़ पौधे कैसे होते हैं? हरे होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये भी कैसे होंगे? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय की अंग्रेजी जानते हो बच्चों? मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, वेरी गुड, यूकैरियोटिक। एनिमेलिया में कौन से जाएंगे? जंतुओं को रखा जाएगा। एनिमेलिया में जंतुओं को रखा जाएगा। वो कैसे होंगे? वो भी बहुकोशिकीय होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। बहुकोशिकीय होंगे और यूकैरियोटिक। एक पूरी सारणी टाइप की बनेगी बेटा। ये पूरा सारणी जैसा बनेगा। बहुकोशिकीय होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, बहुकोशिकीय होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। अब बच्चों, अगर प्रोकैरियोटिक है जीव तो कोशिका भित्ति, नाभिकीय भित्ति पाई जाएगी क्या? नाभिकीय झिल्ली पाई जाएगी क्या? नहीं पाई जाएगी। नाभिकीय भित्ति नहीं पाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। यहां पे लिखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या नाभिकीय झिल्ली। नाभिकीय झिल्ली, कमल, नाभिकीय झिल्ली क्या होगी यहां पर? अनुपस्थित या उपस्थित? अनुपस्थित, वेरी गुड, अनुपस्थित होगी। क्या होगी? अनुपस्थित, अनुपस्थित। कभी कभी बहुत अच्छी किताबों में बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख करके माइनस का चिन्ह लगा देता है। माइनस का मतलब एब्सेंट, माइनस का मतलब एब्सेंट, प्लस का मतलब प्रेजेंट। माइनस का मतलब एब्सेंट, और अगर प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इस वीडियो को जब मैं भेजूंगा तब देखना और फिर कान में लगा करके नोट्स बनाना। सही से नोट्स बना के कमल हमें भेजना, बाकी सभी बच्चे भी भेजेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप लोगों ने अभी तक भेजा नहीं, जरूर भेजिए। चलो आगे देखो। कमल बताओ, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक हो गया है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक हो गया तो क्या नाभिकीय झिल्ली पाई जाएगी? लाली, लाली, नंदिनी, नाभिकीय झिल्ली प्रोटिस्टा में क्या होगा? मौजूद है, एब्सेंट है या है? नहीं है, क्या है? हाँ बताओ कमल। उपस्थित है, वेरी गुड, उपस्थित है। प्लस का चिन्ह लगाने का मतलब भी हो जाएगा कि उपस्थित है, नाभिकीय झिल्ली उपस्थित है। अब इन सब में प्लस का चिन्ह लगाओ। यहां पे भी उपस्थित है, यहां पे भी उपस्थित है और यहां पर भी उपस्थित है। ठीक है, समझ में आ रही बात बेटा? यस। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण या फोटो। यस कमल, फिर से बोलो बेटा एक बार। आपने प्लस चिन्ह लगा दिए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कमल कि
नाभिकीय झिल्ली झिल्ली उपस्थित है। ठीक है, समझ में आ रही बात? प्लस का मतलब, अच्छा यहाँ पे प्लस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया तो प्लांट को ग्रीन कलर से लिखा है, ग्रीन में प्लस लगा दिया ग्रीन कलर का, इसका मतलब यहाँ पर नाभिकीय झिल्ली उपस्थित है। एनिमेलिया में प्लस का चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि एनिमेलिया में भी नाभिकीय झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है, उपस्थित है। क्लियर हो गया? और क्लियर होगा आपको जब मैं ऐसे कर दूंगा। क्लियर है बेटा? अभी समझ में आ रहा है? एक सारणी सी बन रही है। ये नाभिकीय झिल्ली यहाँ अनुपस्थित है, किसमें? मोनेरा में। नाभिकीय झिल्ली बाकी सब में क्या है? प्रेजेंट है। बाकी सब में प्रेजेंट है, बस मैंने लिखा नहीं है, लेकिन है सब में, है सब में। केवल किसमें अनुपस्थित है? मोनेरा जगत में अनुपस्थित है। ठीक। अच्छा बच्चों, नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित है। ये जो जीव हैं, मोनेरा जगत के जीव हैं, उनमें जो पोषण होता है अवशोषण के द्वारा होता है। भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? अवशोषण के द्वारा। भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? अवशोषण के द्वारा। तो यहां लिखो पोषण जो है इनमें जो पोषण होता है, ब्लू कलर से, पोषण अवशोषण के द्वारा। अवशोषण, अवशोषण का मतलब जानते हो बच्चों? अवशोषण का मतलब जानते हैं आप लोग? आप लोगों ने पार्ले जी बिस्किट खाया है? अच्छा बेटा, एक बूंद पानी उस पर डाल दो तो कुछ देर बाद पानी वो सोख लेगा, पानी सोख लेगा। यस सर। पानी गया कहाँ? उसके अंदर। पानी कहाँ चला गया? उसके ऊपर, अंदर चला गया। अच्छा, फोम देखा है? फोम, जो कुशन होते हैं बैठने वाले, जो सोफा पे लगे रहते हैं, फोम। यस। कभी उस पे पानी गिर जाता है तो क्या होता है? अंदर को सोख लेता है। सोख लेता है। अवशोषण का मतलब होता है सोखना। अवशोषण का मतलब होता है सोखना। तो कोई एक ऐसा जीव है, यहाँ खाना रख लिया गया है, तो खाने से जाके वो चिपक जाएगा और धीरे धीरे वो खाना उसके अंदर चला जाएगा। धीरे धीरे वो खाना कहाँ चला जाएगा? उसके अंदर चला जाएगा। इसको कहते हैं अवशोषण। इसको क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। समझ में आ रही बात? अवशोषण समझ में आएगा। अवशोषण किसे कहते हैं? सोखने को कहते हैं। जीव है, खाना टच हुआ उसके शरीर से, धीरे धीरे वो खाना उसके अंदर चला गया। तो मोनेरा जगत में पोषण कैसे मिलता है? अवशोषण के द्वारा। मोनेरा जगत में पोषण कैसे मिलता है? अवशोषण के द्वारा। अच्छा, प्रोटिस्टा जगत में अवशोषण भी हो सकता है और प्रकाश संश्लेषण भी हो सकता है। अवशोषण भी हो सकता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी हो सकती है। देखो बच्चों, अवशोषण प्रोटिस्टा में क्या होता है? अवशोषण भी हो सकता है और अवशोषण भी हो सकता है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा दोनों। वेरी गुड।
कवक में क्या होता है बच्चों? कवक सामान्यतः मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मरे हुए जीवों को खाते हैं, मरे हुए जीवों को खाते हैं। क्या होता है? मरे हुए जीव पे लग जाते हैं और धीरे धीरे उसको सड़ा गला करके अवशोषित कर लेते हैं। तो कुल मिला के इसमें कवकों में क्या होगा? अवशोषण के द्वारा होगा। कवकों में किसके द्वारा होगा? अवशोषण के द्वारा होगा। कवक में अवशोषण के द्वारा। पोषण कैसे होता है कवक में? अवशोषण के द्वारा। अवशोषण के द्वारा। प्लांटी में कैसे होगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जंतु तो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जंतु क्या होते हैं? दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो अब उनमें कैसे होगा? पर पोषण के द्वारा। दूसरों से मांग के खाएंगे। पर माने दूसरा, पोषण, दूसरों से पोषण लें। पर पोषण के द्वारा। पर वेरी गुड, वेरी गुड। पर पोषण, पर पोषण द्वारा। ठीक है। पर पोषण द्वारा। बच्चों, जनन के बारे में बात करने, किसमें कैसा जनन होता है, किसमें किस प्रकार का जनन होता है। मोनेरा जगत में जनन का मतलब जानते हो? अपने समान संतति को उत्पन्न करने, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है। अब जनन कई प्रकार के होते हैं, जब डिटेल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी सिर्फ यह जानिए कि अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। तो मोनेरा जगत में जनन जो है विखंडन के द्वारा भी हो सकता है। जनन जो है विखंडन के द्वारा भी हो सकता है और अलैंगिक जनन भी हो सकता है। वेरी गुड। विखंडन के द्वारा भी हो सकता है और अलैंगिक जनन के द्वारा भी हो सकता है। लिखो, जनन अलैंगिक तथा विखंडन दोनों के द्वारा हो सकता है। ठीक है। अलैंगिक तथा विखंडन द्वारा होता है। प्रोटिस्टा में अलैंगिक भी हो सकता है, लैंगिक भी हो सकता है, अलैंगिक भी हो सकता है और लैंगिक भी हो सकता है। अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों। जनन कैसा हो सकता है इसमें? प्रोटिस्टा में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों। अलैंगिक तथा लैंगिक। क्या मतलब है अलैंगिक का? जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट का इस्तेमाल ना हो, यूज ना हो, उसे अलैंगिक कहेंगे। और जिसमें मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट मिले, गैमीट मिले, उसे लैंगिक कहेंगे। ठीक है। अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों के द्वारा। ठीक है। फिर कवक में भी अलैंगिक लैंगिक, कवक में भी अलैंगिक और लैंगिक, प्लांटी में भी अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक को मैं यहाँ पे एसेक्सुअल लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाए। अलैंगिक को मैं यहाँ पर एसेक्सुअल लिख दे रहा हूं। एसेक्सुअल का मतलब अलैंगिक और सेक्सुअल का मतलब लैंगिक। बाकी जो हिंदी लिखा हुआ है आप उससे मैच करा लीजिएगा, वीडियो सुन के लिख लीजिएगा। एसेक्सुअल लिख देना बेटा। एसेक्सुअल का मतलब कमल, एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक। ठीक है। और सेक्सुअल का मतलब होता है लाली, लैंगिक। वेरी गुड, लैंगिक। दोनों के द्वारा हो जाता है। प्लांटी में भी यही होगा। प्लांटी यानी पौधों में भी
एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल दोनों में ही पाए जाते हैं। प्लस का चिन्ह लगा दें दोनों में। लेकिन एनिमेलिया में जंतुओं में क्या होता है, लैंगिक जनन ही होता है। जंतुओं में सामान्यतया लैंगिक जनन ही देखने को मिलता है। तो लिखेंगे सामान्यतया लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब जनन। सामान्यतया क्यों लगाया गया है शब्द? सामान्यतया शब्द इसलिए लगाया गया है बच्चों क्योंकि कुछ ऐसे जीव हैं जो अभी भी अलैंगिक जनन करते हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सामान्यतया जंतु लैंगिक जनन ही करते दिखाई देंगे। अच्छा, अब इसके उदाहरण, इन सबके एक एक सबके कुछ उदाहरण नोट करा दे रहे हैं। जैसे पूछता है बेटा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, मोनेरा का उदाहरण है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये याद रखना बेटा, आएगा पूछेगा ये। उदाहरण है इनके, फॉर एग्जाम्पल E.G. लिख दीजिएगा, उदाहरण है इसके। दिखाई दे रहा है सबको? मोनेरा जगत का क्या क्या उदाहरण है? बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अब इसका यानी कि प्रोटिस्टा जगत में कौन होगा? तो उसमें हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, यानी एक कोशिकी कवक क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। ब्लैक कलर की पेन से लिखिए, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। और क्या होगा? एक कोशिकीय शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास, एक कोशिकीय शैवाल। उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, एक कोशिकीय शैवाल है ये, एक प्रकार का। बच्चों ऐसा जीव बताइए जो प्रोटोजोआ हो, जो मलेरिया का जीवाणु है, वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। जो मलेरिया का जीवाणु है, जो मच्छर में पाया जाता है, मलेरिया का प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, वो क्या है? प्रोटोजोआ है। वो क्या है? प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो हमने मोनेरा का उदाहरण बताया था बच्चों, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। प्रोटिस्टा का बताया है प्रोटोजोआ, और एक कोशिकीय शैवाल जो है क्लेमाइडोमोनास, इसका उदाहरण है। ओके, अब कवक में चलते हैं, सारे कवक इसी में आ जाएंगे। राइजोपस, म्यूकर, जो भी कवक हैं, कवक सब इसमें आ जाएंगे। एक आध उदाहरण निकलू, राइजोपस म्यूकर। राइजोपस म्यूकर, ब्रेड मोल्ड जो रोटी पे लग जाती है, फफूद। राइजोपस म्यूकर। बेटा ये बोटेनिकल नाम है, इसलिए इन सबको अंडरलाइन जरूर करना, राइजोपस और म्यूकर। प्लांट के उदाहरण बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी प्लांट, जितने भी पौधे आपके नए आम, नीम, महुआ जो भी दिखाई दे रहे हैं, सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। एनिमेलिया में हम सब ह्यूमन होमोसेपियंस हैं। अगर जंतुओं की बात करें तो मेढक है, राना टिग्रीना हो जाएगा, सब चीज आ जाएंगे। तो इसमें तो लिखवाने की मुझे आवश्यकता समझ में नहीं आ रही है।
क्या इसमें आवश्यकता है लिखवाने की? प्लांट का उदाहरण लिखवाना पड़ेगा आपको। गुलाब जो लिख लो, गुलाब, गुलाब तथा सभी पादप, सभी पादप लिख लो बेटा, तथा सभी पादप। अच्छा, एनिमेलिया में क्या हो जाएगा? मेढक है, मनुष्य है तथा सभी जंतु। मेढक, मनुष्य तथा सभी जंतु। मेढक, मनुष्य, सभी जंतु। एंड सभी जंतु। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी के साथ ही बच्चों सेकंड चैप्टर समाप्त हो जाता है। सेकंड चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे मोनेरा जगत के बारे में, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर होगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। देख लिए बच्चों, हो गया? लिख लिया है सभी लोगों ने बच्चों? तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर मोनेरा जगत। ठीक है, किंगडम मोनेरा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। ये सारी चीजें होंगी। बैक्टीरिया से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, कैसे बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पूछता है कि बैक्टीरिया की संरचना बना करके दीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। तो अब आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं सब आपको अच्छे मार्क्स ले आने में मदद करने वाले हैं। आप लोग जुड़ जाइएगा सभी लोग प्रॉपर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना?